कैलगरी ऑफ सिटी, नहीं फिर से बोल दिया मैंने। तो एक लाइन में बोलूं तो कैलगरी इज अ कार सिटी। लिप्स हो गए, स्किन हो गई, वो काफी ड्राई रहती हैं। पूरा महीना 20 दिन के आसपास हमेशा टेम्परेचर पॉजिटिव में रहा है, और तब होता है सर्दी में भी गर्मी का एहसास बिना लक्स कोई भी पहने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। अभी तक आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने हमेशा कैलगरी की तारीफ ही करी है, लेकिन आज मैं आपके साथ कैलगरी सिटी में रहने के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सके मूव होने के लिए कैलगरी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन नंबर 1 है रिसोर्स डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो पूरे अल्बर्टा का 25% जीडीपी जो है वो ऑयल एंड गैस फैक्टर से आता है, और कैलगरी की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस की मार्केट पे। तो कभी जब भी ऑयल एंड गैस की मार्केट में थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं 2014 की बात करूँ तो जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे या डाउन हुआ था, तो काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, रिसेशन आ गया था यहाँ पे। तो रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन हो गई थी, इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन हो गई थी कैलगरी की, इनफैक्ट पूरे अल्बर्टा की। और अभी ऑयल एंड गैस की मार्केट जैसे रिकवर कर रही है, तो ये भी एक फैक्टर है मार्केट बूम होने का रियल एस्टेट की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी रिकवर हो रही है। ऑल इन ऑल ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी है थोड़ी वॉलेटाइल है। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि 2014 के रिसेशन से अल्बर्टा ने ये सीख लिया कि अब टाइम आ गया है कि उनकी इकोनॉमी को वो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाएं, थोड़ा डाइवर्सिफाई करें अपनी इकोनॉमी को। इसलिए अभी यहाँ पे बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, लाइफ साइंसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें कैलगरी जो है या ओवरऑल अल्बर्टा जो है काफी सपोर्ट कर रहा है नए सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये इकोनॉमी बैलेंस करने के लेवल तक कब तक पहुंचेंगे ये सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन लाना एक थोड़ा लंबा प्रोसेस तो है किसी भी सिटी के लिए, किसी भी प्रोविंस के लिए। सो कॉन नंबर 2 है यहाँ की जॉब मार्केट। इस पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए मैं कंपेयर करूंगा जीटीए के मार्केट को लेके। और ऑब्वियसली बात है कि जीटीए में जो नंबर ऑफ जॉब्स होंगी वो यहाँ से बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन साथ साथ हमें इस फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है कैलगरी की पॉपुलेशन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए कि किसी फील्ड में अगर यहाँ पे कैलगरी में 100 जॉब्स हैं और जीटीए में 400 जॉब्स हैं, तो एक तरह से वो उस सेक्टर के हिसाब से बराबर ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटेल सेक्टर की बात करूं, यानी जिस फील्ड में मैं भी जॉब करता हूं, तो मैंने इंडीड एप्लीकेशन से थोड़ा डेटा निकाला है कि रिटेल में जो जॉब्स हैं कैलगरी के अंदर वो करीब 2200 जॉब्स अवेलेबल हैं, और वहीं अगर जीटीए की बात करूं रिटेल के अंदर 7800 जॉब्स के आसपास वहाँ पे अवेलेबल है। तो 4 टाइम्स का फैक्टर लगाया जाए तो करीब करीब बराबर ही है, इनफैक्ट कैलगरी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और अगर मैं मेगा के प्रोफेशन की बात करूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो 700 है और जीटीए के अंदर वो 7000 है। तो 4 टाइम्स का फैक्टर वहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड होंगे जहाँ पे कैलगरी जो है वो थोड़ा सा पीछे होगा कहीं जॉब्स के फील्ड के अंदर। कहीं ऑयल एंड गैस की जॉब की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा होंगी, वहाँ कम होंगी। इन शॉर्ट कुछ फील्ड्स में कैलगरी में जो जॉब्स होंगी वो कम होंगी एज कम्पेयर टू जीटीए। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि पैंडेमिक के बाद से काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो रिमोट ट्रेंड में आ चुकी हैं। बहुत सारी कंपनीज ने रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ निकाल दी हैं, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा भी है अपने सामने कि उन्होंने सेम जॉब को कंटिन्यू करते हुए अपना प्रोविंस चेंज किया है कि रिमोट वर्किंग के लिए। सो कॉन नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट। तो एक लाइन में बोलूं तो कैलगरी इज अ कार सिटी। तो कैलगरी कनाडा की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी में तो आती ही है, लेकिन अगर कंपेयर करा जाए यहाँ का ट्रांसपोर्ट अदर बड़ी सिटीज़ के लाइक वैंकूवर या टोरंटो से अगर कंपेयर करा जाए, तो यहाँ का जो सी ट्रेन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, वो काफ़ी पीछे है अभी भी। यहाँ पे जो सी ट्रेन चलती है उसमें 2 लाइन चलती है, रेड एंड ब्लू, जिसकी कनेक्टिविटी अभी तक एयरपोर्ट से नहीं है। और कैलगरी जो है ना वो बहुत ही स्प्रेड आउट सिटी है, बहुत ही बड़े एरिया में बनी हुई है, और काफ़ी सारे नए नेबरहुड्स भी आते जा रहे हैं। तो सी ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ही लिमिटेड नेबरहुड से है। बहुत सारे नेबरहुड्स में क्या है, सी ट्रेन नहीं जाती, वहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है बस का, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो कार मस्ट है सिटी में रहने के लिए अगर आप कैलगरी में रह रहे हैं, और खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे सी ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। बैंफ की बात करूँ तो बैंफ जो है वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कनाडा का। फिर भी कैलगरी से जो बैंफ जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक ही बस चलती है, ऑन इट के नाम से सर्विस है, और वो भी सीजनल, सिर्फ समर्स में चलेगी, और वो भी वीकेंड पे चलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, चाहे दिन में 2 बार जाती है और 2 बार वहाँ से वापस आती है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये सारे जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज्ड है, उन्हें पता है ये सब प्रॉब्लम्स है सिटी के अंदर, तो इस पर काम चल रहा है। जैसे कि एयरपोर्ट की बात करूँ, कनेक्टिविटी ब्लू लाइन में एक्सटेंड हो रही है जो एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। नए नेबरहुड्स आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ ईस्ट डीप तक एक ट्रेन चलेगी जो ग्रीन लाइन के नाम से चलेगी सी ट्रेन में।
तो वो सब पे काम चल रहा है, लेकिन ये कब तक खत्म होगा ये नहीं पता। और कैलगरी बैंफ का जो ट्रेन लाइन है वो भी प्लान में है गवर्नमेंट के, लेकिन वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, कब फिनिश होगा, उसका कुछ नहीं कह सकते। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन वो कब तक होगा ये नहीं पता। और अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करूं तो कैलगरी से स्पेशली जो एशियन कंट्रीज है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो कैलगरी से ना कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो अगर मुझे स्पेशली इंडिया की बात करूँ, मेरे को यहाँ से इंडिया जाना है, तो मुझे कैलगरी से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी 15 आवर्स की। मुझे जो फ्लाइट मिलेगी वो पहले या तो मुझे वाया वैंकूवर ले जाएगी या वाया टोरंटो से ले जाएगी। और हाँ, एक और बात, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो मैं रोड्स की बात करूंगा। विंटर टाइम में जो स्नो पड़ती है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो सैंड और ग्रेवल का मिक्सचर यूज करा जाता है स्नो के ऊपर, जिसमें खाली 3% ही जो होता है वो सॉल्ट होता है, बाकी सारे छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ देखना विंटर्स टाइम पे कि आपको बहुत सारे शीशे, गाड़ियों की जो विंडशील्ड होगी फ्रंट की वो टूटी हुई मिलेगी या उसमें क्रैक हल्का सा मिलेगा। तो कॉन नंबर 3 है यहाँ का वेदर। तो वेदर जो है वो मेरे प्रोस में भी है, कॉन्स में भी है। तो अभी मैं बात करूँगा कॉन्स को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंटर्स में ना गर्म हवा आती है पैसिफिक साइड से, जिसको हम शिनूक एयर्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब इतनी ज़्यादा हवा चेंज आ जाती है तो -10 डिग्री से लेकर ना तो सीधा +10 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन जब टेम्परेचर में आता है ना, तो उससे मैंने कई लोगों को सुना है और रिसर्च में पढ़ा भी है कि उनको हेडेक एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा, और कई लोगों को तो उससे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा, यहाँ का वेदर जो है काफ़ी ड्राई है, जिसकी वजह से ना लिप्स हो गए, स्किन हो गई, वो काफ़ी ड्राई रहती हैं। तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा, घर के अंदर ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने अपने लिए क्या कर रखा है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमने ये आयुर्वेदिक ऑयल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है अपनी डेली लाइफ में। शीरबाला तैलम, कुंकुमादि तैलम और बहुत सारे तेल हैं। और जो मैंने बिजनेस शुरू करा है वो इसी ऑयल से रिलेटेड शुरू करा है। तो फ्यूचर में मैं आपको हर ऑयल्स के बेनिफिट्स के बारे में वीडियो बताऊंगा। कहाँ मैं बिजनेस में चला गया, तो वापस आते हैं प्रोन्स एंड कॉन में। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, कैलगरी जो है वो एक हेलस्टॉर्म प्रॉन एरिया में आता है। यहाँ पे हर 2-3 साल में देखा जाता है कि काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे हेलस्टॉर्म होती है, जिससे काफ़ी सारे घर और गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं। सो कॉन नंबर 5 है एजुकेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट टू स्कूल का जो रेशियो है वो ठीक नहीं है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्कूल कम है। सो इट इज़ नॉट अनकॉमन कि जो बच्चे हैं अपने सेम नेबरहुड में नहीं, दूसरे नेबरहुड्स में जाके पढ़ते हैं। तो आप में से जो कैलगरी मूव होने का प्लान कर रहे हैं और आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं या स्कूल जाना शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा रिसर्च कर लेना एडमिशन्स को लेके, उसके बाद ही आप अपना स्टेप लेना। और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो एज़ कम्पेयर टू GT और वैंकूवर, वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे और रैंकिंग भी यहाँ से बेटर होगी यूनिवर्सिटीज़ की। सो कॉन नंबर 6 है यहाँ का नाइट लाइफ। अगर मैं कंपेयर करूँ कैलगरी की नाइट लाइफ को वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और टोरंटो से, उतनी हैपनिंग नहीं है और ऑप्शंस भी काफ़ी कम मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप कॉकटेल मूवी के दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान है, इन शॉर्ट पार्टी एनिमल है, तो कैलगरी विल नॉट बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू। और डाउनटाउन की बात करूँ तो थोड़ा वो भी डेड है। कुछ ही पार्ट हैं डाउनटाउन के जो थोड़े हैपनिंग्स हैं, जैसे स्टीफन एवेन्यू हो गया, 17th एवेन्यू हो गया। और लास्ट में एक और कॉन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको किस कैटेगरी में मैं उसको डालूँ। तो कैलगरी जो है अपने आप में एक आइसोलेटेड सिटी है, इसके आसपास कोई बड़ी सिटी आपको नहीं मिलेगी। जो सबसे नियरेस्ट सिटी है वो है एडमिंटन, जो यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पर है। टोरंटो की बात करूँ तो उसके आसपास काफ़ी सारी छोटी छोटी सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, लाइक ब्रैम्पटन हो गया, हिल्टन हो गया, वाटरलू रीजन हो गया। तो अब आते हैं प्रोस पर। तो प्रो नंबर 1 है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू GTA वैंकूवर। यहाँ पे जो रेंटल्स हैं काफ़ी अफोर्डेबल हैं, घर खरीदना काफ़ी आसान है यहाँ पे। तो यहाँ सिंगल फैमिली हाउस का जो एवरेज प्राइस है वो अभी भी $550,000 के आसपास है। तो इस प्राइस के अंदर टोरंटो और वैंकूवर में मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम पॉसिबल होगा आज की डेट में मिलना। तो यही एक रीज़न भी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल अच्छी है। यहाँ पे लैंड ट्रांसफर टैक्स भी नहीं लगता, जो कि एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 1 से 1.5% के बीच में होता है। तो वहाँ पे भी आपके थोड़े पैसे सेव हो जाते हैं। और एल्बर्टा में जो है ना वो प्रोविंशियल टैक्स है ही नहीं। तो टोटल जो आप जो भी सामान खरीदते हैं उसमें सिर्फ 5% टैक्स लगता है, जो कि फेडरल है। और बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है वो मंथली एक्सपेंसेस के अंदर, जब आप शॉपिंग करते हैं या घर का भी कोई सामान लेके आते हैं, तो वो एक फ़र्क दिखता है। इन शॉर्ट, यू कैन डू मोर विद सेम इनकम इन कैलगरी। तो प्रो नंबर 2 है यहाँ का वेदर। तो कनाडा जो है वो ओवरऑल एक ठंडी कंट्री तो है ही, तो उससे तो आप कहीं नहीं बच सकते, चाहे किसी भी पार्ट में आप कनाडा के चले जाओ। कैलगरी के फीचर्स ऐसे हैं कुछ विंटर्स को लेके कि जो यहाँ के विंटर्स में एक ज़बरदस्त मज़ा बांध देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो सनलाइट मिलती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जिससे कि ना बहुत ग्लूमी सा नहीं लगता, बहुत अच्छा सा लगता है विंटर टाइम पे भी। तो जैसा मैंने बताया कि विंटर्स में टाइम पर यहाँ पे शिनूक सेल्स आती हैं और टेम्परेचर एकदम बढ़ाती है, और तब होता है सर्दी में भी गर्मी का एहसास बिना लक्स कोजी पहने। लक्स कोट सूट है सर्दी में भी गर्मी का एहसास।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जनवरी का कि 10 जनवरी के बाद से इसी साल ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक मैंने नोटिस किया था कि पूरा महीना 20 दिन के आसपास हमेशा टेम्परेचर पॉजिटिव में रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो प्रो नंबर 3, लॉट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोज है कैलगरी को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं कैलगरी के अंदर जो आप कर सकते हैं। कुछ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेल्स हैं बहुत सारी हैं। बाइक ट्रेल का जो नेटवर्क है अराउंड 1000 किलोमीटर कनेक्ट करता है पूरी सिटी के अंदर कहीं ना कहीं से। और टोटल जो है यहाँ पे 5600 पार्क्स हैं, 1100 प्ले ग्राउंड्स हैं, और एक यहाँ पे पार्क है या ग्राउंड बोलेंगे कि नोज हिल पार्क के नाम से, जिसका जो टोटल एरिया है वो अराउंड 11 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा है कि पूरा इतना बड़ा पार्क ही अपने आप में ही एक छोटा सा शहर बन जाए वहाँ पे। और सिटी के बीचों बीच में एक रिवर निकलती है यहाँ पे, बो रिवर, जो बैफ नेशनल पार्क के साइड से आती है। तो समर्स में ना बहुत कुछ है उस रिवर में करने के लिए। आप कर सकते हो लाइक फिशिंग कर सकते हो, राफ्टिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो, और जो आपको वाटर से रिलेटेड स्पोर्ट्स अगर आप आते हैं आपको, तो आप उसमें कर सकते हो। तो वो एक प्लस पॉइंट है रिवर को लेके। और ओवरऑल कैलगरी के पास जो सबसे अच्छी जगह है वो बैफ है, जिससे कि आप एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो मेरा ये भी रीज़न था पिछले हफ्ते वीडियो ना आने का कि हम लास्ट मंथ में ही हम 2 बार बैफ हो आए अलग अलग फ्रेंड ग्रुप के साथ। तो वो एक बहुत अच्छा साइड है कि आप घूमने के लिए आप वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो वहाँ पे, हाइकिंग वहाँ पे बहुत सारी हैं। तो ओवरऑल एक ना पैराडाइज है वो एक नेचर लवर्स के लिए, इतना पास कैलगरी के। तो अब आते हैं प्रोज नंबर 4, इवेंट्स ऑल अराउंड द ईयर। कैलगरी ऑफ सिटी, नहीं फिर से बोल दिया मैंने, कैलगरी ऑफ सिटी, नहीं फिर से बोल दिया मैंने। तो प्रो नंबर 4 है यहाँ का इवेंट्स अराउंड द ईयर। तो सिटी ऑफ कैलगरी क्या है ना, पूरे साल भर कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिसमें सबसे फेमस है यहाँ का स्टैम्पीड, जो करीब 9 से 10 दिन का एक इवेंट है। स्टैम्पीड यहाँ पे होता है और जुलाई के महीने में होता है, आने भी वाला है। समर्स टाइम पे होता है एक बियर फेस्टिवल, विंटर्स में होता है शिनूक ब्लास्ट। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अराउंड द ईयर चलता ही रहता है इवेंट्स को लेके। और कैलगरी की ना एक अपनी एक हॉकी टीम है, आइस हॉकी टीम है, जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है आइस हॉकी। तो उसके लिए भी काफी सारे मैचेस यहाँ पे होते रहते हैं डाउनटाउन के पास, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है उसका। तो प्रो नंबर 5 जो है वो बहुत सारे हैं, उसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस प्रोस। तो मिसलेनियस अरे मिसलीनियस यार, मतलब मिसलेनियस प्रोस की बात करूं तो सबसे पहले आता है यहाँ का कैलगरी इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी काफी ध्यान रखना चाहता है कि जब भी आप कोई बॉटल प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक कोक की बॉटल हो गई या पानी की बॉटल्स हो गई, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है ना वो ऑटोमेटिकली एक रिफंडेबल रिसाइकल फी चार्ज करते हैं, जो कि आप जब बॉटल्स आप रिसाइकल डिपो में या बॉटल डिपो में आप रिफंड करते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो कैलगरी सिटी में जो सी ट्रेन चलती है, जो नेटवर्क है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, तो वो जो है वो विंड एनर्जी से पावर्ड है। तो उसमें भी हम जो गवर्नमेंट है वो पूरा ख्याल रख रही है इन्वायरमेंट का। और यहाँ की ओवरऑल जो जनरल वाइब है ना वो काफ़ी सी थोड़ी सी लेड बैक है, थोड़ी फ्रेंडली सी है। सिटी ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लगती। ओवरऑल यहाँ का जो फूड सीन है वो भी काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको कैफेज की, डिफरेंट कल्चर के फूड्स को आपको मिल जाती है यहाँ पे इजीली। और डाउनटाउन में जो स्टेशन है ना सी ट्रेन के, करीब 6 से 7 स्टेशन आते हैं एक साइड से, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में। तो उस स्टेशन पे ना आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी टिकट के, कोई चार्जेस नहीं है। और एक और सिस्टम यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हम पर्सनली भी बहुत यूज़ करते हैं, रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो यहाँ 2 कंपनीज यहाँ पे प्राइवेट हैं जो प्रोवाइड करती है सर्विस। उसको आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई हो। जितने मैंने पॉइंट्स कवर कर सकता था वो मैंने किए। और आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया प्रोज में या कॉन्स में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो कैलगरी मूव होना चाहते हैं या होने वाले हैं। तो वो थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं चाहता हूँ कि उनको हेल्प मिले जो स्पेशली जेन्युइनली हेल्प ढूंढ रहे हैं कैलगरी मूव होने के लिए। तो आई एम रेडी टू हेल्प। कैलगरी सिटी के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।